2026 की बोर्ड परीक्षा बिल्कुल आने वाली है। चंद दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास। इसलिए जबरदस्त तरीके की तैयारी करने के लिए पहले नंबर पे जरूरत होती है हमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ने की। चलो मान लीजिए आपने कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया है, तो अब दूसरे नंबर पे जो जरूरत आपकी आती है वो आती है मॉडल पेपर्स, सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स को हल करने की। तो आज के हमारे इस मॉडल पेपर में आपको एक मॉडल पेपर भी दिखेगा, आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखेगा, आपको एक सैंपल पेपर भी दिखेगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दिखेगा। यानी ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 बना हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन यहां पर एक एक मोती की तरह है, एक एक क्वेश्चन एक एक हीरे की तरह है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं आज कराने वाला हूं इसका व्याख्यात्मक हल। और अगला जो पेपर होगा वो कॉपी पर कैसे लिखना है, आपको कॉपी के साथ वो पेपर हल कराएंगे। पहले आप ये देखिए। चलिए, तो ये जो पेपर है, अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस हिंदी में आपको ऑलरेडी वही हैं जो आपने पहले पढ़ रखा है कि भैया 20 ऑब्जेक्टिव होंगे ओएमआर सीट पे जिनका आंसर देना है, कॉपी में उनको नहीं लिखना है। और ये गलती मत करना, कॉपी में उनको मत लिखना। उनके उत्तर कॉपी में लिखने से वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा कॉपी में लिखने से। ठीक है। दूसरा, कॉपी पर लिखने के लिए आपको 50 अंकों का मामला मिलता है। विधिवत आप लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए और तारतम्यता के साथ यानी क्रम के साथ लिखिए। व्हाइटनर, इरेजर ये सब मना की जाती है और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करें ओएमआर में। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो जो शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं वो कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहां आपको ऑप्शन दिख रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के हैं? फिर ये तो अपने नाम से ही पड़े हुए भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके हैं? भारतेंदु युग के हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही पड़ा था छायावाद शुक्ल युग। जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के नाटक लेखक कहलाते हैं। प्रेमचंद शुक्ल युग के कहानी लेखक हैं। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि शुक्ल युग के कहानी लेखक या शुक्ल युग के उपन्यास लेखक कौन हैं, तो प्रेमचंद हैं। शुक्ल युग के प्रमुख प्रसिद्ध नाटककार कौन हैं? वो जयशंकर प्रसाद हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार जो हैं वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्लियर। अगला सवाल देखिए, दूसरा। मैं इसीलिए देखियो, मैं बार बार आपका टाइम वेस्ट इसीलिए नहीं करता हूं कि कमेंट पढ़ूं, वो करूं, कौन सही कर रहा कौन गलत। ये आप खुद परखें। 20 में से देखो, मैं जैसे ही प्रश्न पढ़ता हूं आप खुद ही परखें कि हमें ये आंसर आता है कि नहीं आता है। कॉपी उठाइए और नोट कर डालिए कि हाँ, पहले का आंसर मेरा सही हुआ कि गलत हुआ। अंत में आप कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिए कि हाँ, हमने 20 में से 18 सही किए, 19 सही किए या 20 सही किए या 17 सही किए। अगर आप 20 में से महज 15 ही सही कर पा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप 18 सही करके आएंगे। अगर 20 में से 10 सही कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में 12-14 सही हो जाएंगे। अगर 20 में से यहां पर 18 सही कर रहे हैं तो भी मत डरिएगा, क्योंकि आप बोर्ड में 20 में से 20 करके आएंगे। ठीक है। तो यहां पर अगर आपके 15 प्लस स्कोर आता है तो सबसे बेस्ट स्कोर है। 15 के नीचे जा रहा है तो मीडियम है, एवरेज है। और अगर 10 के नीचे स्कोर जा रहा है तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। माटी हो गई सोना एक संस्मरण है। इस संस्मरण के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? सिंपल सा उत्तर इसका होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी का जो चैप्टर आपके सिलेबस में है जवानी है ना, जवानी है और पुष्प के विलासा है, और इसके साथ ही हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की है ना। रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं और गुलाब निबंध जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। आगे बढ़े तो तीसरा सवाल है, आंधी रचना की विधा क्या है? आंधी कहानी है, नाटक है, कांकी है, संस्मरण है? समझो, आंधी क्या है, किस विधा की रचना है? आंधी जो है वो है एक कहानी। अब आपको याद कर लेना है, आंधी है इंद्रजाल,
आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, इस तरह की जो इनके जयशंकर प्रसाद के हैं ये कहानी संग्रह हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में आप जानते हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अगला है चौथा सवाल। और हां, उपन्यास की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद के महज कंकाल, तितली, इरावती 3 उपन्यास हैं, जिसमें इरावती अपूर्ण उपन्यास है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लगा देंगे आप गलती से, लेकिन इन्हें नहीं लगाना है, क्योंकि रामविलास शर्मा और रामकुमार वर्मा आपको सिमिलर दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। पथ के साथी, मेरा परिवार महादेवी वर्मा की हैं। श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। संस्मरण भी कह सकते हो, रेखा चित्र भी कह सकते हो, ठीक है। अगला है दूसरे सप्तक के संपादक। यहां सप्तक छूट गया है, तो दूसरे सप्तक लिख लीजिए। दूसरे सप्तक के संपादक कौन हैं? महादेवी वर्मा हैं, अज्ञे हैं, निराला हैं, या सुमित्रानंदन पंत हैं? तो दूसरा सप्तक जो है वो भी अज्ञे ने ही संपादित किया था। पहला सप्तक सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा उसके 8 वर्षों बाद 1951 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा उसके 8 वर्षों बाद 1959 में प्रकाशित हुआ था। चौथा उसके 20 वर्षों बाद 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस ट्रिक से आप याद कर लीजिए, सवाल लगा लीजिए और याद हो जाएंगे चारों सप्तक। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सप्तक थे वो किस युग के थे, तो प्रयोगवादी युग के थे। शुरुआत प्रयोगवादी युग से हुई और बाकी वो नई कविता तक गए थे। जो तार सप्तक हो, चाहे दूसरा, तीसरा, चौथा सप्तक हो, चारों सप्तकों के जो संपादक हैं वो अज्ञे जी हैं। इसके बाद है रीति काल की रचना कौन सी है? रामचरितमानस, ये भक्ति काल की है। भक्ति काल में भी राम भक्ति शाखा की है। प्रिय प्रवास, ये आपकी द्विवेदी युग की है, हरिऔध की रचना है। प्रेम माधुरी, ये भारतेंदु युग की रचना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रामचंद्रिका केशवदास की है और ये रीतिकाल की है। किसकी है? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को, और कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को, ठीक है। 7वां सवाल क्या है? पथिक व मिलन रचना किसकी है? पथिक व मिलन, भाई पथिक कह लो या मिलन कह लो, राम नरेश त्रिपाठी की है। किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी की हैं। महाकवि भूषण के बारे में एक फैक्ट याद रखना, रीतिकाल में वीर रस में लिखने वाले, ठीक है। हाँ, रीतिकाल के ऐसे कवि हैं, रीतिकाल के ऐसे कवि हैं, रीतिकालीन वीर रस के कवि, रीतिकालीन वीर रस के जो कवि हैं वो आपके भूषण है। रीतिकाल जब श्रृंगार लिखा जा रहा था, रीतिकाल जब रीति ग्रंथों का निर्माण हो रहा था, तब महाकवि भूषण ने वीर रस में रचना की है। और इनकी रचनाएं हैं शिवासौर्य, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक इत्यादि रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं। शिवराज भूषण एक इनका अलंकार ग्रंथ है। अब प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, द्विवेदी युग की समयावधि क्या है? द्विवेदी युग की समयावधि भैया 1900 से 1928 गलत है। 1868 से 1900 तो भारतेंदु की है, गलत है। 1919 से 1936 छायावाद या शुक्ल युग की है, ये भी गलत है। तो सन 1900 से लेकर के 1922 तक का जो समय रहा वो आपका द्विवेदी युग है। कुछ लोग इसको 1900 से लेकर के 1920 तक, 18 तक भी मानते हैं, तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां सही है। हिंदी के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? देखो, रीति काल के ढेर सारे नाम हैं। श्रृंगार काल कह लो, या उत्तर मध्य काल कह लो, या रीति काल कह लो, है ना। ये सारे जो हैं वो रीति काल के ही नाम हैं। श्रृंगार काल रीति काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कह लो, चाहे इसी को आप स्वर्ण युग कह लो, ठीक
ठीक है, स्वर्णकाल कह लो चाहे स्वर्ण युग कह लो, दोनों बातें एकदम सही हैं। भक्ति काल को कहते हैं। हाँ, इतने लोग जुड़े हो भैया, एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, निशुल्क वाला जो कोर्स निशुल्क मिल रहा है ये पेड वाला कोर्स है। पेड वाला कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, तो कम से कम उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप लाइक करेंगे तो दूसरों तक वीडियो पहुंचने की संभावना रहती है, शेयर करेंगे तो और अच्छा है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आपका भला अवश्य होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे जीवन का सत्य अनुभव है। ध्यान रखना। हिंदी के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता, तो आपने समझा रीति काल को। अगर आपसे पूछ ले हिंदी के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता, तो आदिकाल को। अगर आपसे पूछ ले हिंदी के किस काल को उत्तर मध्य काल कहा जाता, तो रीति काल को। अगर आपसे पूछ ले हिंदी के किस युग को स्वर्ण काल कहा जाता है या पूर्व मध्य काल कहा जाता है, तो वो भक्ति काल आएगा। 10वां सवाल देखिए कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, और तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो किसी वजह से आपके पिचक गए हों गाल, बरकतैया छोड़ दो फूल जाए तत्काल रे भैया, फूल जाए तत्काल। तो छत टपकती है फुहारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो छुहारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फुहारों का मजा लेते हैं, बेर खा करके छुहारों का मजा लेते हैं। हैं तो हास्य रस में लिख सकते हो, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो भैया ये लगा लो हास्य रस। एक सवाल पूछा जाएगा, यहीं पर रस खत्म। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है, सवाल यहीं से बनते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। समझ गए आप? तो स्थायी भाव भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब है वो हास्य रस है। आगे देखिए कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों है? मनु मानो जनु जानो की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा भी पूछ सकता है, परिभाषा पूछेगा और पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपको संभावना शब्द याद रखना है, चूंकि संभावना शब्द अगर किसी परिभाषा में आ जाए तो ये तुम समझ लेना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार की ही परिभाषा हो सकती है, ठीक है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हो सकती है संभावना अगर आ जाए तो। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। मामला ये है, जैसे ही देखो यहां पर बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, थोड़ा सा यहां पर अगर कंफ्यूज हुए तो सवाल गलत करके आएंगे, क्योंकि दोहा और सोरठा दोनों सिमिलर हैं, बस अंतर है उनके उल्टा होने का। सपोज दैट आपने उल्टा सोच लिया तो फिर सब उल्टा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको सोरठा छंद के दूसरे चौथे चरण में मात्राएं निकालने से पहले आपको ये इसकी परिभाषा एक जगह रफ कर लेनी चाहिए या अपने आप में समझ लेनी चाहिए कि इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
तो यहां पर 11 और 13 जहां पर होंगी वो सही होगा। तो 11 और 13 पर भाई पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो 11 और 13 लगाएंगे। 13वां सवाल है कि दशानन समस्त पद में कौन सा समास है? तो दशानन में भैया बहुब्रीहि समास है, और यहां पर द्विगु समास भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे जो सुटेबल रहेगा वो बहुब्रीहि समास। अनावश्यक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनावश्यक में अन उपसर्ग है, हलंत लगा लीजिए, अन उपसर्ग है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का क्या नहीं है? बादल का जलज, जलज नहीं है क्योंकि ये कमल का पर्यायवाची है। जलद माने बादल, नीरद माने बादल, और अम्बुद माने भी बादल होता है। पर्यायवाची पढ़ाते समय हमने एक ट्रिक बताई आपको कि अगर जल की पर्यायवाची में दा लगा दोगे, अंत में दा जोड़ दोगे, तो वो बादल की पर्यायवाची बन जाएंगी, और जल की पर्यायवाची में अगर धी लास्ट में जोड़ोगे तो वो समुद्र की पर्यायवाची बन जाएंगी। बादल की जल की पर्यायवाची में अगर अंत में जा जोड़ दोगे तो वो कमल की पर्यायवाची बन जाएंगी। युष्मत शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा? त्वम, त्वाम, त्वया, तो यहां पर त्वया हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो भैया अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भाव की, और क्रिया की प्रधानता भी भाववाच्य में होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो भैया इसमें भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य है। अनुज आया और हम चल दिए। अब यहां पर देखो ये और लिखा है, और शब्द क्या है? संयोजक है, यानी ये जोड़ रहा है। देखो अनुज आया एक हो गया और हम चल दिए 2, तो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए अगर समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हो जाए तो आप समझिए कि संयुक्त वाक्य होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 है, और जुड़ जाने से संयुक्त वाक्य हो गया। चलिए, मेन खेल अभी तो 20 अंकों का था, 50 अंकों का खेल अभी बाकी है। समझिए, आज विज्ञान जो है वो मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका योगदान एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को गिराने में होता ही रहेगा। पहले नंबर पे तो ये अंश है रेखांकित। तो एक सवाल आपका पहला जो बनेगा वो बनेगा संदर्भ का। तो गद्यांश पहचानने की ट्रिक ऑलरेडी हमने बता रखी है, तो आप जाइए और तुरंत देखिए कि गद्यांश हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, गद्यांश पहचान लेंगे तो बता देंगे किस पार्ट का है। तो पहले नंबर पे इसको समझिए किस पार्ट का है। हाँ, कुछ लोग चैट भी कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, बिल्कुल सही, भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो व्याख्या जब भी लिखेंगे तो व्याख्या लिखने की मैं ट्रिक बता देता हूं। रेखांकित अंश की व्याख्या, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, फिर लिखना चालू करेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। ठीक है, कामा लगाएंगे कि ऐसे लिखेंगे, और फिर क्या कहते हैं वो जो रेखांकित अंश है उसी से आप आगे लिखेंगे। ये ट्रिक है, ऐसे ही आपको हर जगह आराम से लिखने की कोशिश करनी है। अब यहां पर जो लिखा है उसको अपने भावों में
व्यक्त करिए। यानी लाइन के शब्द तो बदलें लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल ना बदले। जैसे आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, तो आप लिखेंगे कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है और विज्ञान आज मनुष्य के हाथों में विचित्र और अनुपम शक्ति प्रदान कर रहा है, और इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति और एक समाज, एक समूह के उन्नति के लिए और दूसरे व्यक्ति और दूसरे समूह की अवनति के लिए इसका प्रयोग होता ही रहेगा। क्योंकि अगर बंदूक की गोली चलती है तो एक समूह के लिए जो शत्रु होता है, एक व्यक्ति के लिए जो शत्रु होता है, उसको वो गोली लगती है, लेकिन जिसको वो गोली लगती है वो किसी परिवार का सदस्य होता है, किसी का पिता होता है, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा होता है, तो उसके लिए तो वो हानि होती है। तो विज्ञान ने बंदूक दी, बंदूक में गोली दी, और वो गोली एक समूह की रक्षा में तो प्रयोग हुई, लेकिन दूसरे समूह की, दूसरे परिवार की आघात में प्रयुक्त हुई। इस तरह विज्ञान का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों ही होते हैं और होते ही रहेंगे। इस तरह की बातें लिख के पूरी व्याख्या आप कर देंगे। कुछ बच्चों के सवाल हैं, सर व्याख्या कितनी लाइनों में करें? तो रेखांकित अंश तो 2 लाइनों में है, तो व्याख्या आपकी दो लाइनें हैं, ये तो एक आध लाइन बढ़ जाए, 2 लाइन बढ़ जाए, 4 लाइनों में हो जाए, 5 लाइनों में हो जाए, बस। पेज इसका कुछ थोड़ी होता है। तो संदर्भ हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, अब इसका उत्तर उसी गद्यांश में छांट लो। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। आगे देखो, चौसा के मुगल पठान के युद्ध में बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। चलो भाई, जैसे ममता का नाम आ ही गया है तो अब इसमें किसी से पूछना ही नहीं है कि भैया कौन सा पाठ है। ममता है तो ममता है, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो ममता जयशंकर प्रसाद, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत। अब ये रेखांकित अंश में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, डॉक्टर नहीं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद या प्रख्यात नाटककार जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, शीतकाल का प्रभात था, उसका जीर्ण कंकाल, अब यहां से व्याख्या करनी है, तो आप लिखेंगे कि उसका जीर्ण कंकाल अर्थात उसका बूढ़ा शरीर, हड्डियों का ढांचा मात्र बचा हुआ है और खांसी की अधिकता के कारण संपूर्ण शरीर हिल रहा है। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेरे बैठी हैं। तो ममता की सेवा के लिए उसी गांव की 2-4 स्त्रियां उसकी सेवा के लिए बैठी हैं, चारों तरफ से घेर कर, क्योंकि संपूर्ण जीवन, आजीवन जो ममता है वो सभी के सुख दुख में सहभागिनी बनी रही है, और आज इसी कारण उसकी सेवा के लिए कई स्त्रियां बैठी हैं। ये लिख सकते हो। तो संदर्भ हो गया, व्याख्या हो गई। अब चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? यहां पर यह उत्तर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा कि चौसा युद्ध किसके बीच में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, लिख देंगे आप, क्योंकि ये तो पाठ पढ़ने पर भी आपको नहीं पता चलता है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ये तो अपने आप से याद करना पड़ेगा, ये नया क्वेश्चन बना देते हैं। इसके बाद भैया आगे 2 पद्यांश आएंगे, जिनमें से एक की आपको व्याख्या करनी होगी, व्याख्या के साथ साथ मतलब एक के नीचे दिए हुए 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, जो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। कहने का तात्पर्य यह है
कि एक गोपी दूसरी गोपिका से कहती है, सबसे पहले तो रसखान के सवैये से लिया गया है, इतना तो आपको पता ही चल गया। तो सखी, कुछ सखियां एक सखी से कहती हैं कि तुम नाटक करो, स्वांग रचो, तुम कन्हैया बनो, क्योंकि याद बहुत आ रही है, तो तुम कन्हैया बन जाओगी तो तुमको देखकर ही हमारी आंखें जुड़ा जाएंगी। तो कहती, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, मैं मयूर का पंख सिर के ऊपर मुकुट के रूप में धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहिरूंगी, गुंजा की माला भी गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पीतंबर, पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र ओढ़कर, लय लकुटी लाठी लेकर के, वन जंगल में गोधन अर्थात गैयों के साथ, ग्वारन संग और ग्वालों के साथ फिरूंगी अर्थात घूमूंगी। कि मैं पीतांबर ओढ़कर लाठी लेकर के जंगल में ग्वाल बालों के साथ में भी घूमूंगी, गायों के साथ। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, मेरा श्री कृष्ण मुझको अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए तेरे कहने से मैं सारे नाटक रचाऊंगी, सारे स्वांग रचाऊंगी। लेकिन या मुरली, ये जो मुरली है, ये जो बांसुरी है मुरलीधर श्री कृष्ण कन्हैया की, अधरान धरी अधरान धरोंगी, अधरों पर रखी हुई अर्थात होठों पर रखी हुई ये जो श्री कृष्ण की बांसुरी है, मैं इसको अपने होठों पर बिल्कुल नहीं रखूंगी। तो अनुप्रास के साथ साथ यहां अधरान अधरान दो बार आया है, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाने से यहां पर यमक अलंकार है। पद्यांश का संदर्भ आपको पता ही चल गया, व्याख्या बता ही दी। कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं को अनुसरण करना चाहा है। तो ऊपर बताया भी कि मोर का पंख धारण करना, गले में वैजयंती की माला धारण करना, पीतांबर वस्त्र पहनना, पीले वस्त्र धारण करना, लाठी लेकर जंगल में गायें चराने जाना, ये सब जो है लीलाओं का अनुसरण करना चाहा है। आगे देखो कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव, ये अनंत नभ के तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, अतुलनीय जिनके प्रताप का, जिनके अनुपम प्रताप का, हमारे पूर्वज ऐसे महान पूर्वज थे, ऐसे गौरवशाली पूर्वज थे कि उन पूर्वजों के अनुपम प्रताप का प्रत्यक्ष रूप से ये जो दिवाकर है, सूर्य है, वह साक्षी है, और निशाकर माने चंद्रमा, और चंद्रमा भी जिनकी कीर्ति को, जिनके यश को देश देशांतर में, विश्व में घूम घूम करके देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, जिनके वैभव, जिनके ऐश्वर्य को ये आकाश के अनंत तारागण देख चुके हैं, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। और अनंतों बार ये आकाश जिनके विजय के घोष की रण, जिनके विजय के घोष को और रण की गर्जना को अनेकों बार सुन चुका है। ऐसे महान थे हमारे पूर्वज। तो गद्यांश का संदर्भ स्वदेश प्रेम, रामनरेश त्रिपाठी। दिवाकर, निशाचर, नभ, कीर्ति शब्दों के अर्थ लिखो। दिवाकर सूर्य, निशाकर चंद्रमा, नभ आकाश, कीर्ति ये निशाकर है भाई साहब, निशाचर नहीं है। निशाकर, तो निशाकर माने चंद्रमा, नभ माने आकाश, कीर्ति माने यश, यश या प्रसिद्धि। फिर संस्कृत गद्यांश आएंगे दो। अब दो भैया ये 5 अंकों के आएंगे। यहां पर एक बड़ी बात याद रखना कि अगर यहां पर संदर्भ नहीं लिखोगे तो 2 अंक चले जाएंगे खटाक से, इसलिए यहां संदर्भ जरूर लिखो। आरक्षक, आरक्षक कहते हैं श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर। आरक्षक माने होता है सिपाही। और ध्यान रखना, संस्कृत अनुवाद करते समय आपको व्याख्या नहीं करनी होती है। संस्कृत अनुवाद का मतलब यह होता है कि जितना उसमें संस्कृत लिखी है उतना ही आपको हिंदी लिखनी है, बढ़ा चढ़ा के नहीं। तो श्रीमन
अब यहां चिन्हों का प्रयोग बहुत जरूरी होता है, जैसे चिन्ह लगे हों वैसे चिन्ह आपको लगा देने होते हैं। तो लिखा है श्रीमन, श्रीमन मतलब श्रीमान, अयम अस्ति चंद्रशेखरा, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, सिपाही कहता है श्रीमान ये चंद्रशेखर है, ये राजद्रोही है। गत दिने अनेनेव असहयोगिनाम, पिछले दिनों इसने ही असहयोगिनाम सभायाम एकस्य आरक्षकस्य। अब यहां देखिए गत दिने माने पिछले दिनों में, अनेनेव माने इसने ही, असहयोगिनाम माने असहयोगियों की, सभायाम माने सभा में, एकस्य माने एक, आरक्षकस्य माने सिपाही, दुर्जय सिंहस्य माने दुर्जय सिंह के, मस्तके माने मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन माने पत्थर के टुकड़े पर, प्रहारः कृतः प्रहार किया, येन माने जिससे, दुर्जय सिंहा आहता जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। बस संदर्भ क्या है, देशभक्त चंद्रशेखरा पाठ से है ना। इसके बाद आता है आम स्वीकृतः समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम अवदत्। आम माने हाँ, स्वीकृतः माने स्वीकार है, समय माने शर्त, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते इतना कहने पर, तस्मिन् नागरिके उस नागरिक के, स ग्रामीणः उस ग्रामीण ने, नागरिकम अवदत् नागरिक से कहा। प्रथमम माने पहले, भवान एव पृच्छत पहले आप ही पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत् नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा। तुमेव प्रथमम पृच्छ तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा इतना सुनकर स ग्रामीणः अवदत् वो ग्रामीण बोला। युक्तम ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि मैं ही पहले पूछता हूं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः बिना पैरों के दूर जाने वाला है, च साक्षरो अक्षर युक्त है, और न च पंडिता और पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता चा बिना मुख के है और स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडिता और जो जानता है वो पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान इसका उत्तर आप बताइए। तो कहां से है, प्रबुद्धो ग्रामीणा से। अब इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी की, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत भाग से प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, बस इसके बाद भैया आएगा 2 श्लोक, उनमें से एक श्लोक का हिंदी अनुवाद करना होगा। संदर्भ इसका भी लिखना होगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेशत हसिष्यति पंकजालिः विचिन्तयन्ति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गजऊ जहार। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। अन्योक्त विलासा से लिया गया है, संदर्भ आप लिख ही सकते हैं, बता ही दिया। तो एक कमल में बंद भंवरा, कोश गते दुरेफे, दुरेफे माने भंवरे के, विचिंतयन्ति माने विचार करने पर, रात्रि गमिष्यति कमल में बंद, कमल के कोश में बंद भंवरे ने, विचिंतयन्ति माने विचार कर रहा है, भंवरा विचार कर रहा है कि रात्रि गमिष्यति रात बीत जाएगी, भविष्यत सुप्रभातम सुंदर प्रभात होगा, भास्वानुदेशति और भास्वा माने सूर्य, सूर्य उगेगा, हसिष्यति पंकजालिः और कमल समूह खिलेगा, विचिंतयन्ति कोशगते दुरेफे इस प्रकार कोश में बंद भंवरे के विचार किए जाते हुए हा हंत हाय दुर्भाग्य नलिनी गज उज्जहार की नलिनी माने कमलिनी को गज उज्जहार गज ने उखाड़ लिया। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण देखें, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्
कोई भी दुख का भागी न हो, और ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। फिर खंडकाव्य तो आपको अपने जनपद के अनुसार लिखना है, और खंडकाव्य में एक बड़ा डाउट कि सर खंडकाव्य में 2 प्रश्न आते हैं, हमें दोनों करने हैं या फिर कोई एक? देखो 3 अंक में हमें 4 नहीं करने हैं, 3 अंक में भैया एक ही क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे, तो एक ही प्रश्न करना है। 2 आते हैं, जैसे मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पे भामाशाह का चित्रण कीजिए। तो पहला सवाल ये है, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर की कथा लिखिए। दूसरा ये है, तो इन 2 में से कोई एक लिख दीजिए, 3 अंक मिल जाएंगे। फिर जीवन परिचय आपको लिखना। जीवन परिचय कैसे लिखना है, कौन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी वीडियो आ चुका है, जरूर देखिएगा। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, तुलसी, बिहारी और पंत। फिर एक श्लोक लिखना है, 2 लाइन, एक श्लोक लिखना है आपको, 4 पंक्तियां 2 पंक्तियों का, जो आपके इस पेपर में ना आया हो। और श्लोक याद करने की भी ट्रिक ऑलरेडी हम दे रखे हैं, पढ़ा भी दिया है हमने, ठीक है। फिर एक पत्र लिखिएगा। पत्र में क्या है, अपने क्षेत्र में क्या करना है कि नालियों और सड़कों आदि की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 4 अंकों में पत्र आता है, पत्र का सही फॉर्मेट होना चाहिए, 4 अंकों का मामला होता है। या फिर अपने प्रधानाचार्य को वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु 5 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र दीजिए। 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। चंद्रशेखरा कहा आसीत, तो आप लिख दीजिएगा चंद्रशेखरा एकः देशभक्तः आसीत। विश्वस्य सृष्टा कहा, तो आप लिखिएगा विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः। फिर एक विषय पर निबंध लिखना होगा, 7 अंकों में आता है। निबंध बहुत सारे कराए जा चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। बेरोजगारी है वृक्ष, विज्ञान वरदान, ग्रामीण स्वच्छता, अनुशासन का महत्व, मोबाइल वरदान अभिशाप, मोबाइल से के दुष्परिणाम, ये तमाम निबंध आ सकते हैं और आ भी चुके हैं। तो निबंध बहुत जरूरी है आपको कि अच्छे से आप तैयार करें, ठीक है। तो बिना किसी अनर्गल बातचीत के हमने प्योर आपका पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। किसी भी डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं, वैसे यहां पर कोई डाउट बचा ही नहीं होगा, मैं डाउट हमेशा धीरे धीरे क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बस इतनी ही हमारी फीस है, वो दे दीजिए, तुरंत कर दीजिए। क्या, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब आप कर ही चुके हैं, लाइक और शेयर करना बाकी है इस वीडियो को। बाकी कोई फीस ही नहीं, बाकी आराम से पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, निःशुल्क पढ़िए। हाँ, ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मन करे तो गद्य पद्य साहित्य के इतिहास को अच्छे से पढ़ने के लिए मन करे तो आपको क्या करना है कि ऐप पर टेस्ट सीरीज वगैरह है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।